ये है 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर एंड इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर ही आपको एक्सटर्नल सेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो हमने पढ़ा था एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब तक आप जितने भी चैप्टर्स पढ़कर आए हो वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी में ही बात कर रहे थे, चाहे वो 2 सेक्टर हो चाहे वो 3 सेक्टर हो। नाउ हम लोग क्या करें, जो हमारा 4th सेक्टर था, इंटरनेशनल एक्सटर्नल सेक्टर था, उसको भी क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं। उसके साथ कैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हम बिल्ड कर सकते हैं, क्या एक्सचेंज रेट होता है, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने से पहले समझो कि फॉरेन करेंसी क्या होता है। फॉरेन करेंसी बेसिकली अपने देश की करेंसी को छोड़ के बाकी सारी करेंसीज आपके लिए फॉरेन करेंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के रुपीस को मैं अपना डोमेस्टिक करेंसी मानूं तो डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएंगी, मेरी फॉरेन करेंसीज हो जाएंगी। फॉरेन करेंसी रेफर्स टू एनी करेंसी अदर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी। सिंपल, हाँ या ना। तो आपका चैप्टर आपको क्या नाम है आपके चैप्टर का, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको फिलहाल बाहर छोड़ रहे हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी करेंसी को बाहर वाली करेंसी के साथ बाय सेल करके एक्सचेंज कर सको। क्या कर सको, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास रुपीज ना हो, मेरे पास डॉलर हो, तो मैं रुपीज देके क्या करूंगी, डॉलर ले लूंगी। जिस जगह पे आप ये प्रैक्टिसेस कंडक्ट करोगे बाइंग एंड सेलिंग की, उसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज सुना हो सकता है हमने। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस तरीके की एक मार्केट होती है जहां पे कंपनीज के स्टॉक्स बाय एंड सेल किए जाते हैं। उसी तरीके से जहां पर दुनिया भर की करेंसीज को बाय एंड सेल किया जाता है, उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। हाँ या ना। फॉरेन करेंसी जहां पे बाय एंड सेल हो रही है, फॉरेन करेंसी हम डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज करवा रहे हैं, वो जगह क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज समझ आ गई, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है ये भी समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बोल रहे हैं कि ये रेट है एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि जो आपका रुपीज है, जो आपका क्या है, रुपीज है, आप उसे देकर आपको कितना डॉलर मिलेगा। यहां पर फिलहाल हमारे देश में क्या चल रहा है, जब मैंने डाटा उठाया तब मेरे पास डाटा क्या था कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 83 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, एक्सचेंज रेट कहा जाता है। 1:83 हो गया, हाँ या ना। ये किस चीज का एक्सचेंज रेट है, अगर आपको रुपीज से क्या करना है, डॉलर एक्सचेंज करना है, या डॉलर से रुपीज क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो ये आपका क्या है, एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट आपको सिंपली इतनी ही बात समझाना चाहता है कि 2 करेंसीज जब एक तराजू पे रखी जाती है तो बैलेंस करने के लिए एक कितनी करेंसी रखी जाती है, दूसरी जगह कितनी करेंसी रखी जाती है। क्या कहना चाह रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या किया है, मेरा तराजू है, वेइंग स्केल है मेरा, यहाँ पे मैंने 4 एप्पल्स रख दिए, हाँ या ना। अब मुझे यहाँ पे कितने रुपीज रखने पड़ेंगे कि वो चीज बैलेंस आउट हो जाए, हाँ या ना। वही चीज आप यहाँ पर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप रख रहे हो डॉलर, अब देख रहे हो कि कितना रुपीज रखना पड़ेगा कि तराजू क्या हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए। जिस पॉइंट पे वो बैलेंस आउट होता है वो आपका क्या बन जाता है, एक्सचेंज रेट बन जाता है। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्चुअली ये चीज काम कैसे कर रही है, ये मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। आपकी बुक आपको बस इतना ही बता रही है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, कि आप क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करवा रहे हो, रेट क्या है कि कितने देकर कितने लेकर ले रहे हो, ये सब चीजें आपकी बुक आपको बता रही है।
पर अगर हम साथ में समझना चाहें कि ये सिस्टम काम कैसे करे, देखो मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, अगर हम समझ पाए इसे तो यहां पर अपन क्या बनाते हैं, दो कंट्रीज बनाते हैं, एक का नाम रखते हैं मिल्कलैंड, एक का नाम रख देते हैं पंपकिन लैंड। हाँ या ना, एक कंट्री का नाम है पंपकिन लैंड, दूसरे का नाम है मिल्क लैंड। तो हो क्या रहा है, यहां पे सारे साल भर में 100 बॉटल्स बनाई जा रही हैं, यहां पर सारे साल में 100 पंपकिन्स ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों कंट्रीज की अपना अपना फॉरेन एक्सचेंज होगा, अपना अपना क्या होगा, करेंसी होगी, हाँ या ना। इसकी करेंसी को हम नाम दे देते हैं स्टार करेंसी, इसकी करेंसी को हम नाम दे देते हैं सन करेंसी। चलो साइन दे दिए मैंने, हाँ या ना। इस कंट्री के पास भी कितनी करेंसी है, 100 है, इसके पास भी कितनी करेंसी है, 100 है। यानी कि क्या हो रहा है कि 100 सन कॉइन्स आपको लगेंगे 100 पंपकिन्स खरीदने में, 100 स्टार कॉइन्स लगेंगे आपको 100 बॉटल्स ऑफ मिल्क खरीदने में। यहां पर जितना सामान इस साइड आ रहा है उतना सामान ही इस साइड आ रहा है, जो कि मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मेरी दोनों कंट्रीज की क्या है, करेंसी बिल्कुल बराबर है। नाउ होता क्या है, साल भर के बाद मैं मेहनत करके और करके जो ये मिल्क लैंड है ना, इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, 100 बॉटल्स की जगह 200 बॉटल्स हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें पंपकिन लैंड की पंपकिन लैंड की अगर हम बात करें, यहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन 100 का 100 ही रहता है। अब हो क्या रहा है यहां पे समझो, 100 पंपकिन्स 100 सन कॉइन्स में आएंगे, लेकिन 100 स्टार कॉइन्स में अब 200 बॉटल्स आ सकती हैं। यानी कि इस करेंसी की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई। अब इस करेंसी की परचेजिंग पावर ज्यादा है, ये ज्यादा सामान खरीद सकती है करेंसी, ये करेंसी कंपैरेटिवली कम सामान खरीदेगी। तो समझ लो आप घूमने निकले हो, आप क्या हो, आप घूमने निकले, आपको डिसाइड करना है कि पंपकिन लैंड या फिर मिल्क लैंड, आपको डिसाइड करना है कि किस करेंसी को उठाया जाए। तो आप क्या सोचोगे, जिस करेंसी की परचेजिंग पावर ज्यादा है उसे क्यों ना उठा लिया जाए, हाँ या ना। तो आप क्या करोगे, देखोगे अच्छा स्टार कॉइन की वैल्यू ज्यादा, तो आप बोलोगे मुझे भाई स्टार कॉइन दे दो। आप मेरी करेंसी की क्या करोगे, डिमांड करोगे। उसी तरीके से आप जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमें भी मिल्क लैंड वाली स्टार कॉइन चाहिए, स्टार कॉइन चाहिए, स्टार कॉइन चाहिए, जिसकी वजह से मेरी कंट्री की करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके प्राइजेस क्या करते हैं, अप जाते हैं। उसी तरीके से करेंसी की वैल्यू भी क्या चली जाएगी, अप चली जाएगी। तो जहां पहले तो हमने कहा शुरू किया था, 1:1 पे शुरू किया था, अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी, एंड कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो जैसे हम पहले यहां पर खड़े थे, ये बदल के क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी। कहना क्या चाह रहे हैं कि इस करेंसी का आपको एक ही कॉइन चाहिए, पर इसके आपको कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। इस करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, इसकी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। इस तरीके से एक्सचेंज रेट काम करता है। क्या मतलब है, क्या समझना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के, जब हम आपको ये बुक डेफिनेशन दे देती है ना कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि एक करेंसी को आप दूसरी करेंसी से कितना देकर बदल सकते हो, उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जैसे कि $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 83 रुपीज देना पड़ेगा, हाँ है ना। ये डिटरमाइन कैसे हुआ, ये ऐसे डिटरमाइन हुआ क्योंकि डॉलर की परचेजिंग पावर ज्यादा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीस। किसको बात समझ में आ रही? अच्छा, नाउ द थिंग इज कि यहां पर तो हमने एग्जाम्पल सेटअप कर लिया, डिमांड सप्लाई बिठा लिया, पर एक्चुअली इकोनॉमी में ये चीजें चेक कौन करेगा, डिमांड सप्लाई कैसे काम कर रही है, या एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, कौन देखेगा? ये देखने के डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में हमारे पास 3 तरीके दिए जाएंगे। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का तरीका होगा, देन हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का तरीका होगा,
लास्टली हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का तरीका होगा, किस तरीके से ये तीनों काम करते हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई की वजह से करेंसी का एक्सचेंज रेट तय किया जाता है, समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे जल्दी। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी।